प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। आज अपने कक्षा 12 के लिए अध्याय 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम मानव अधिवासों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से पहले देखिए, अपने 5 अध्याय कर चुके हैं। वो 5 अध्याय जो हैं वो वीडियो लेक्चर थे, और ये जो 6ठा अध्याय है ये काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको अपने है ना बुक सीरीज के माध्यम से पढ़ेंगे इस अध्याय को। वीडियो लेक्चर में कुछ दिक्कतें आ रही हैं बनाने में, लेकिन अपना जो उद्देश्य है पढ़ाई का वो अपना पूरा होना चाहिए, चाहे वो वीडियो के माध्यम से पढ़े, चाहे अपने बुक के माध्यम से या बुक सीरीज के माध्यम से पढ़े। हमारा उद्देश्य पूरा होना चाहिए, हमें अध्याय अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, ये हमारा मकसद है। तो इसको अपने पढ़ते हैं और आप मुझे कमेंट में बताना इसको पढ़ने के बाद कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। क्या आपने इस हिसाब से पढ़े या फिर इसको वीडियो के माध्यम से पढ़ें। तो आज अपने इसको बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। अगर आपने पिछले 500 अध्यायों के वीडियो नहीं देखे अभी तक तो ज़रूर देख लें। इस चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियो दिए हुए हैं। साथ ही इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो डाला जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमें मानव अधिवासों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मानव जो अधिवास हैं इसमें अपने विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे कि विश्व में, वर्ल्ड में जो ह्यूमन सेटलमेंट है, मानव अधिवास है, वो किस प्रकार के हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने जानते हैं कि इस अधिवास का मतलब क्या होता है। अधिवास, देखिए अधिवास जो शब्द है ये बना है आवास से। आवास फिर अधिवास, यानी बहुत से जो आवास होते हैं उनका जो समूह होता है। मान लो एक आवास ये है, एक ये है, ऐसे बहुत से जब आवास होते हैं इनका जो ये समूह होता है ये क्या कहलाता है, ये अधिवास कहलाता है। आवासों का समूह, आवास यानी मकान, घर, ठीक है। आवास, मकान, घर, गृह, इनका जो समूह होता है, चाहे वो समूह छोटा हो, वो समूह बड़ा भी हो सकता है। इस समूह को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अधिवास। इसको मानव बस्ती भी अपने कह सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। जो संगठित समूह होता है उसको अधिवास बोला जाता है। मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहा जाता है। तो ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, चाहे मानव अधिवास कह लो चाहे मानव बस्ती कह लो, ये दोनों पर्यायवाची हैं। मानव अधिवास साधारणतः स्थायी रूप से बसे होते हैं, किंतु कुछ अधिवास अस्थायी भी होते हैं। यानी जो बस्तियां होती हैं मानव की, वो ज्यादातर तो हमें स्थायी ही देखने को मिलती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो बस्तियां होती हैं ये अस्थायी प्रकार की होती है, यानी कुछ समय के लिए ही होती है, बाद में किन्हीं कारणों से वो बदल लेते हैं। जैसे कि जो अपने पिछले पहले दूसरे अध्याय में पढ़ा था एस्किमो के बारे में कि उनके बर्फ के घर होते हैं, और बुशमैन के बारे में पढ़ा कि बुशमैन अल्पकालीन झोंपड़ियां बनाते हैं जब शिकार करने जाते हैं। तो जो ये चरवाह वगैरह होते हैं ये इनके अल्पकालीन बस्तियां बसती हैं। ये चरवाह एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, तो कुछ समय के लिए बस्तियां बसा लेते हैं, तो इनको अल्पकालीन या अस्थायी अधिवास भी कहते हैं। ज्यादातर जो अधिवास होते हैं वो स्थायी होते हैं, जो बस्तियां होती हैं वो स्थायी होती हैं। ये एकांकी हैं, संकुल भी हो सकती हैं। यानी बस्तियां जो हैं वो एकांकी भी हो सकती है, यानी जो अधिवास हैं वो दूर दूर भी हो सकते हैं एक दूसरे से, और संकुल यानी एक दूसरे से बिल्कुल निकट निकट भी हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, इसको संकुल बोला गया है। अधिवासों का महत्वपूर्ण उपयोग मानव निवास के लिए होता है। यानी इनका उपयोग किस में होता है, मानव निवास के लिए। मानव ने अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यों को पूरा करने के लिए भी अधिवासों का उपयोग होता है। यानी मानव के विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, उनको भी पूरा करने के लिए इन बस्तियों का उपयोग किया जाता है। आवास, मकान, घर,
या निवास स्थान अधिवास की मूलभूत इकाई है। यानी इसकी अधिवास की मूलभूत इकाई क्या है? आवास, जिसको घर भी कह सकते हैं, मकान भी कह सकते हैं, निवास स्थान भी कह सकते हैं। ये इसकी मूलभूत इकाई है। बहुत से आवास, मकान, घर मिलकर ही तो अधिवास बनाते हैं, इसलिए इसकी मूलभूत इकाई ये है। जो एक झोंपड़ी या भव्य इमारत हो सकती है। अधिवास मकानों के समूह होते हैं जो 5 से लेकर सैकड़ों व हजारों मकानों के समूह में हो सकते हैं। बस्तियां छोटे रूप में विकसित होकर नगरों में बदलती है। नगर महानगर, फिर विराट नगर, फिर विश्व नगर और मिलियन सिटी का रूप धारण कर सकती हैं। तो जो बस्तियां होती हैं वो धीरे धीरे विकसित होती हुई नगरों का रूप ले लेती हैं। आवासों के परस्पर संपर्क के लिए पगडंडी, गली, सड़क, नहर, परिवहन मार्ग आदि होते हैं। जो ये आवास होते हैं ये आपस में विभिन्न तरह की कच्ची पक्की सड़कों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। विडार डे लवलास, जो कि संभववाद के जनक भी कहे जाते हैं, इन्होंने मानव अधिवास की एक प्रसिद्ध परिभाषा दी है, वो अपने नोट कर लेते हैं। क्या है वो परिभाषा? है कि मानव द्वारा स्वयं के आवास और अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो संरचना बनाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? उसको अधिवास बोला जाता है। मानव द्वारा स्वयं के रहने के लिए, आवास के लिए और अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो संरचना निर्मित की जाती है उसको आवास बोला जाता है। अब आवास या अधिवास जो है वो एकदम से तो बने नहीं, यानी बस्तियां जो हैं वो एकदम से तो बसी नहीं है। नगर जो बने हैं, शहर जो बने हैं, महानगर जो बने हैं, वो एकदम से तो बने नहीं है, वो धीरे धीरे बने होंगे। वो कैसे बने, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो अपने देखते हैं। देखिए, मानव ने अपनी विकास यात्रा में जब एकत्रीकरण और आखेट की अवस्था को पार कर पशुपालन अवस्था के साथ ही कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया, यानी जब उसने अपने घुमंतु जीवन को छोड़कर, यानी आखेट यानी शिकार की अवस्था को पार कर लिया, अपने घुमंतु जीवन को छोड़कर जब उसने पशुपालन व कृषि कार्य करना प्रारंभ किया तो उसे पशुओं की स्वयं की सुरक्षा और अनाज भंडारण के लिए स्थायी आवास की आवश्यकता हुई। प्राचीन काल में सभी मानव बस्तियां पशुचारकों और कृषकों पर ही आधारित थी। तो हम कह सकते हैं कि मानव बस्तियों का उत्पत्ति कैसे हुई? इनकी उत्पत्ति हुई जब मनुष्य ने पशुपालन और कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। तब जनसंख्या बढ़ने और संघर्ष की स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से आवासों की संख्या में वृद्धि होती गई। लोग अलग अलग दूरियों पर घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे मानव ने विकास किया। उत्पादन में वृद्धि से व्यापार एवं परिवहन का विकास हुआ, फिर तकनीकी विकास आया, फिर जनसंख्या और बढ़ी तो गांवों की संख्या बढ़ने लगी। पुराने गांवों के आकार बढ़ने से नगरों का विकास हुआ। वर्तमान में से 5000 वर्ष पूर्व मिस्र, सिंधु, ददला फरात की घाटियों में विशाल नगरों की उत्पत्ति में विकास हुआ, यानी आज से 5000 साल पहले भी विशाल नगर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव अधिवासों की जो उत्पत्ति धीरे धीरे हुई। सबसे पहले मनुष्य ने अपने पशुओं और अपने रहने के लिए और अनाज भंडारण के लिए मकान बनाना शुरू किया। फिर वो मकान धीरे धीरे और मकान बनते गए, दूर दूर थे, फिर निकट निकट बनने लगे, जनसंख्या बढ़ती गई, फिर बड़े बड़े गांव बने, फिर इन्हीं बड़े बड़े गांवों ने नगरों का रूप ले लिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव बस्ती या मानव अधिवासों की उत्पत्ति हुई। तो मानव अधिवासों की उत्पत्ति मूलतः अपने निवास के लिए होती है। इसी आधार पर अधिवासों की उत्पत्ति को 2 भागों में बांटा जा सकता है, अस्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। यानी आवास जो है अस्थायी भी हो सकते हैं और स्थायी भी हो सकते हैं। अस्थायी तो देखिए आजकल तो कम ही है, पहले बहुत ज़्यादा होते थे। जब मनुष्य का जो जीवन है ना वो एकत्रीकरण और आखेट पर निर्भर करता था, शिकार पर, तब ज़्यादा थे। लेकिन आज भी विश्व में बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जो कि अस्थायी प्रकार के जो अधिवास है या अस्थायी प्रकार की उनकी बस्तियां पाई जाती हैं, वो हम देख लेते हैं इसमें। अस्थायी अधिवास। प्राचीन काल में मानव द्वारा कुछ अधिवास शिकार
मौसम की अनुकूलता, पशुचारण एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कुछ समय के लिए निर्मित किए जाते थे। आज के आधुनिक युग में भी नागा जैसी कई जनजातियों द्वारा स्थानांतरित कृषि के लिए अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। तो नागा जैसी जो जनजातियां हैं वो आज भी अस्थायी प्रकार के अधिवास बसाती है जब वो स्थानांतरित खेती करती है। स्थानांतरित खेती में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ समय के लिए खेती की जाती है एक जगह पर, फिर दूसरी जगह पर जाकर खेती की जाती है उस जब वो भूमि पहले वाली अनउपजाऊ हो जाती है तो जब दूसरी जगह पर खेती करते हैं तो उनका आवास भी बदल जाता है। इसी तरह मध्य एशिया के जो स्टेपी मैदान है, घास के मैदान है, वहाँ खिरगी जनजाति द्वारा पशुओं को चराने के लिए चारे की उपलब्धता तक तंबुओं द्वारा अस्थायी अधिवास निर्मित किए जाते हैं। पुराने टाइम में अपने भी आप देखो बंजारे होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। एस्किमो लोगों द्वारा मौसम की अनुकूलता के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों में इग्लू, जो हमने पढ़ा था, इग्लू बर्फ का घर, एस्किमो जो पढ़ा था, तो ये जब सर्दी के महीने होते हैं तो एस्किमो लोग बर्फ के घर बनाते हैं। ग्रीष्म काल में रेंडियर व सील की खाल से अस्थायी आवास बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक जनजातियां जैसे अरब में सारा व बद्दू हैं, रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में रेड इंडियन जो जनजाति है, इसी तरह अफ्रीका के काला हरी मरुस्थल में बुशमैन जो जनजाति है उसके द्वारा अस्थायी अधिवास निर्माण किए जाते हैं। तो ये कुछ जनजातियां हैं जिनके द्वारा आज भी हमें अस्थायी प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में अगर हम देखें तो राजस्थान में जो मारवाड़ प्रदेश है, आजकल का जो जोधपुर बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसको मारवाड़, पुराने टाइम में मारवाड़ बोला जाता था। इस मारवाड़ क्षेत्र में रेबारी है। रेबारी ये जो जनजाति है ये ऊँट चराती है, ऊँट रखती है, तो रेबारी है, गायरी जनजाति है, बंजारे हैं। ये पशुचारण हेतु तो अपने मूल स्थान को छोड़कर प्रवास के दौरान अस्थायी आवास बनाते हैं। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए भी अस्थायी अधिवासों का उपयोग होता है। तो इस प्रकार ये अस्थायी अधिवास आप देख सकते हो आज भी बहुत सी जनजातियां हैं जो बनाती हैं। अब अपने देखते हैं स्थायी अधिवास क्या होते हैं। स्थायी यानी एक जगह बस कर रहना, एक ही जगह लंबे टाइम तक जब निवास करने लग जाते हैं, जब बस्तियां बस जाती हैं तो उनको स्थायी बस्तियां बोला जाता है। स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति कब हुई है, ये हमने अभी पढ़ा ही था थोड़ी देर पहले कि जैसे जैसे मनुष्य ने पशुपालन और कृषि कार्य करना प्रारंभ किया तो उसे स्थायी रूप से बचने के लिए उसे प्रेरित होना पड़ा, अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और अपने अनाज भंडारण के लिए उसे स्थायी प्रकार के अधिवासों की जरूरत हुई और तभी से जो स्थायी अधिवास हैं वो अस्तित्व में आए। स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई वास्तविक रूप से ये कहना कठिन है, किंतु विद्वान उत्तर पाषाण काल में जब स्थायी कृषि के साथ ही स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति मानते हैं, यानी उत्तर पाषाण काल में जब स्थायी रूप से कृषि की जाने लगी तो स्थायी अधिवास भी बनने लगे। जब अधिवास शब्द आए ना तो आपके दिमाग में एक घर नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में घरों का एक समूह आना चाहिए, आपके दिमाग में एक बस्ती आनी चाहिए। जब अधिवास शब्द बोलें तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक बहुत बड़ी बस्ती है जिसमें बहुत से घर हैं, तो तब अपने इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। यह कहा जा सकता है कि मानव के विकास क्रम में जब से मानव समूह में रहने लगा तभी से स्थायी अधिवासों का विकास हुआ होगा। मानव अधिवास मानव की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। किसी मानव बस्ती का स्थायित्व निम्न बातों पर निर्भर करता है। कोई बस्ती स्थायी होगी या नहीं होगी, वो बस्ती स्थायी प्रकार की होगी या अस्थायी प्रकार की होगी, वो निर्भर करता है निम्न बातों पर। पहली है स्थानीय सिंचित संसाधन, यानी जो स्थानीय संसाधन है, चाहे वो भूमि है, जल है, ठीक है, या वहाँ पर उपलब्ध खनिज हैं या अन्य जो भी संसाधन है, वन है, वो कितने एक भंडार है। अगर वो संचित भंडार बड़ा है तो वहाँ लोग स्थायी रूप से बच जाते हैं। बाह्य विश्व से संबंध, अगर उसका बाह्य इलाकों से संबंध है उस बस्ती का, वो बस्ती ऐसी है
जो अपनी ज़रूर कुछ चीज़ें वहाँ नहीं होती है तो भी वो दूसरे लोगों से उसका इतना अच्छा संबंध है कि वो वहाँ से प्राप्त कर लेती है। अगर उसका बाह्य विश्व से संबंध अच्छा है तो वो वहाँ पर स्थायी रूप से वो बस्ती बसने के लिए प्रेरित होगी। भावी उन्नति की संभावना वहाँ कितनी है, यानी वहाँ के जो संसाधन हैं या वहाँ जो चीज़ें हैं, वहाँ उन्नति या तरक्की के अवसर या मौके कितने अगर वो ज़्यादा हैं तो निश्चित रूप से लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे और बस्ती वो वहाँ स्थायी बस जाएगी। अगर वहाँ सुरक्षा मिलेगी, वो बस्ती ऐसी है, वो अधिवास ऐसा है कि वहाँ पर लोगों को सुरक्षा हमेशा मिलती रहे, सुरक्षा अनुभव हो, तो वो उसकी प्रवृत्ति जो होगी वो कैसी होगी, स्थायी होगी। धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी होते हैं किसी भी बस्ती के स्थायित्व के लिए, यानी वो बस्ती स्थायी होगी या अस्थायी। तो ये कुछ कारक हैं, कुछ बातें हैं जिन पर किसी भी बस्ती का जो स्थायित्व है वो निर्भर करता है। तो आगे अपने देखते हैं कि मानव जो अधिवास है या मानव जो बस्तियां हैं उनका निर्माण किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इनका उपयोग जो है वो खाद्य एवं उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु किया जाता है, भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए तथा मौसमी परिस्थितियों में सुरक्षा हेतु, यानी जब मौसम अनुकूल ना हो, जब ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, बरसात हो, ठीक है ना, उस प्रकार के मौसम में सुरक्षा मिले इसलिए अधिवास या बस्तियां बसाई जाती हैं। जंगली जानवरों और पशुओं से सुरक्षा के लिए बसाई जाती हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए भी बस्तियां बसाई जाती हैं। पारिवारिक और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए भी बस्तियां बसाई जाती हैं। जैसे कि नगर हैं, वहाँ क्या है, वहाँ का जीवन क्या होता है, विलासितापूर्ण होता है, क्योंकि नगरों में बहुत सी हमें सुविधाएँ मिल जाती हैं, मनोरंजन के साधन मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मानव अधिवास या बस्तियां हैं उनको बसाने के पीछे कई प्रकार के उद्देश्य काम करते हैं। तो ये था आज का हमारा मुख्य टॉपिक, जिसमें हमने ये जाना कि मानव अधिवास क्या होते हैं और मानव अधिवासों की उत्पत्ति कैसे हुई, और फिर हमने इनकी स्थायित्व और अस्थायी जो बस्तियां होती हैं वो क्या होती हैं और इनका स्थायित्व किन पर निर्भर करता है, इन चीज़ों को हमने विस्तार से इस टॉपिक में चर्चा की। निश्चित रूप से ये छोटा सा टॉपिक आज हमने पढ़ा और ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ऐसे ही मुझे पूरी आशा है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं, किसी प्रकार की कोई शंका है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज का वीडियो कैसा लिखें इसके बारे में भी अपने विचार दें। तो कल अपने मिलते हैं इसी अध्याय का एक अगला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।